सब्सक्राइब करें हिस्टोरिक वीडियोस को और बेल आइकन को दबाएं तारीखी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। खिलाफत उस्मानिया ने एक इत्तफाक से जन्म लिया था। 1270 में तुर्कों का एक कबीला शाम जा रहा था। कबीले का सरदार अर्तगरल था। ये लोग अंगूरा यानी अंकरा के करीब पहुंचे तो शहर के मज़ाफ़ात में जंग हो रही थी। अर्तगरल खुदातर सरदार था। उसने जंग में एक फरीक को हारते हुए देखा तो वो हारते हुए लश्कर की मदद के लिए मैदान में कूद गया। तुर्क सिपाही मजलूम लश्कर के लिए गैबी इमदाद साबित हुए और चंद घंटों में ही जंग का पांसा पलट गया। हारने वाले जीत गए और जीतने वाले हार गए। अर्तगरल को जंग के बाद मालूम हुआ कि उसने तातारियों के खिलाफ सल्जूक बादशाह सुल्तान अलाउद्दीन की मदद की है। सुल्तान अलाउद्दीन एहसानमंद हुआ तो उसने दरिया स्कारिया की बाईं जानब का सारा इलाका अर्तगरल को इनायत कर दिया। ये इलाका बाद में सऊद कहलाया। अर्तगरल पूरी जिंदगी सुल्तान अलाउद्दीन का वफादार रहा। उस्मान गाजी अर्तगरल का बेटा था। ये 1288 को अर्तगरल के इंतकाल के बाद सऊद का हुक्मरान बन गया। ये भी अपने वालिद की तरह सल्जूकों का वफादार रहा। सुल्तान अलाउद्दीन 1300 में तातारियों के हाथों मारा गया। सल्जूक सल्तनत खत्म हो गई। उस्मान गाजी ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। 1326 में बोरसा शहर फतह किया। चिनार के दरख्त के नीचे बैठा और खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रख दी। ये खिलाफत 1326 से 1922 तक 596 साल तक कायम रही। खिलाफत उस्मानिया ने 37 सुल्तान पैदा किए। खिलाफत उस्मानिया तारीख की शानदार तरीन खिलाफत थी। इस खिलाफत ने जहां इस्लामी दुनिया को बहुत कुछ दिया, वहां इसने 596 साल के इक़्तिदार के दौरान मजहबी रहनुमाओं की एक मनफी क्लास भी पैदा कर दी। ये बेलचक और शिद्दत पसंद मुल्ला थे। ये तरक्की, तब्दीली और साइंस को गुनाह समझते थे। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता खिलाफत में जड़ें पकड़ गए और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब पूरी सल्तनत इन उलमा के रहमो करम पर चली गई। ये लोग क्यों पैदा हुए? इसकी वाहिद वजह तुर्क सुल्तानों की मजहब पसंदी थी। तुर्क सुल्तान इस्लाम की मोहब्बत से सरशार थे। आप इनकी इस्लाम से मोहब्बत के 3 वाक़यात मुलाहजा कीजिए। खिलाफत उस्मानिया 1326 को कायम हुई। सुल्तान अव्वल ने 1516 को शाम फतह किया और सुल्तान को खाना काबा की कुंजियां पेश कर दी। जुमे का दिन था। उमैया के मिंबर से सुल्तान सलीम के लिए साहिबुल हरमैन शरफैन का खिताब नशर हुआ। सुल्तान तड़प कर उठा और कहा, मैं कौन होता हूँ हरमैन का साहब कहलाने वाला? मैं खादम हूँ, मुझे खादम कहा जाए। इमाम ने फिक्रा दुरुस्त किया और सुल्तान सलीम को खादमुल हरमैन शरफैन का खिताब दे दिया। ये खिताब आज तक दुनिया में राइज है। दूसरा वाक़या भी सुल्तान सलीम ही से मुतालिक था। सुल्तान सलीम ने 1517 में मिस्र फतह किया। अब्बासी बादशाह सलीम अब्बासी इस्तांबुल आया और सुल्तान सलीम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक पेश कर दी। तुर्क सल्तनत को कायम हुए 191 साल हो चुके थे, लेकिन तुर्क सुल्तान गाजी कहलाते थे। तुर्कों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मिलने के बाद खुद को सुल्तान और खलीफा कहलवाना शुरू कर दिया। तीसरा वाक़या, सुल्तान सुलेमान आलीशान तुर्कों का सबसे बड़ा सुल्तान था। ये सुल्तान रोज़ाना अपने हाथ से कुरान मजीद तहरीर करता था। सुल्तान सुलेमान ने अपनी ज़िंदगी में 8 कुरान मजीद तहरीर किए। सुल्तान सुलेमान ने काबा की असर नौ तामीर भी कराई और मौलाना रूम का मज़ार भी बनवाया। तुर्कों की इस्लाम से इस मोहब्बत का मजहबी तबकों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। ये मजबूत होते चले गए, यहाँ तक के खलीफा से ज़्यादा तगड़े हो गए। ये लोग किस कदर मजबूत थे आप मुलाहजा कीजिए। दुनिया में 1370 में प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुआ। सुल्तान मुराद सोम ने 1587 में तुर्की में पहला छापा खाना लगाया। शेखुल इस्लाम ने प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। बादशाह ने मिन्नत समाजत की तो शेखुल इस्लाम ने छापाखाना में सिर्फ यहूदी और ईसाई लिटरेचर छापने की इजाज़त दी। शेखुल इस्लाम का कहना था, ये शैतानी मशीन है, हम इस मशीन पर कुरान मजीद और अहादीस छापने की इजाज़त नहीं दे सकते। ये फतवा 140 साल तक कायम दायम रहा।
1727 में मोहम्मद सईद के नाम के एक दानिशवर ने तुर्किश प्रिंटिंग प्रेस से उसूलुल हुक्म फी निज़ामुल उमम के उन्वान से अरबी की एक किताब शाया करा दी। ये तौहीन उलमाए किराम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। कुफर के फतवे जारी हुए, मुल्क भर में हंगामा हुआ, सुल्तान अहमद सोइम को बरतरफ कर दिया गया, वजीर आज़म मोहम्मद इब्राहिम और नेवल चीफ मुस्तफ़ा पाशा को हलाक कर दिया गया और किताब शाया करने वाला मोहम्मद सईद और उसका वालिद मोहम्मद फैज कब्रस भागने पर मजबूर हो गए। सुल्तान सलीम सोइम 28वां सुल्तान था। सुल्तान सलीम फौज को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की गलती कर बैठा। पुरानी फौज ने उलमाए किराम के साथ इत्तेहाद बनाया और सुल्तान सलीम सोइम को कत्ल कर दिया। सुल्तान महमूद दोम तुर्की का 30वां सुल्तान था। सुल्तान ने तुर्की में जदीद तिब और सर्जरी की बुनियाद रखी और मुकामी सर्जनों की तरबियत के लिए यूरोप से सर्जन और डॉक्टर्स मंगवाए। उलमाए किराम इस तौहीन पर फिर बिफर गए और सर्जरी को गैर इस्लामी करार दे दिया। चीचक की वैक्सीन इजाद हुई। सुल्तान ने बच्चों को चीचक से बचाव के टीके लगवाना शुरू किए तो उलमा ने इस टीके को काफराना अमल और कुदरत के मामलात में रुकावट करार दिया। सुल्तान महमूद दोइम ने मुल्क में स्टीम इंजन से चलने वाली कश्तियां और पेंट कोड मुतारिफ करवाए। दारुल तराजुम और मुल्क के पहले अखबार तकवीम वकाए की बुनियाद रखी। इसके खिलाफ भी पूरे मुल्क में मुजाहिरे शुरू हो गए। सुल्तान अब्दुल मजीद ने मुल्क में सेकुलर अदालतें, मदारस की जगह स्कूल, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी और गैर मुस्लिमों को बराबरी के हकूक देना शुरू किए तो वो भी मजहबी तबके के हाथों यरगमाल बन गए। 1860 से 1870 में जब अंग्रेज हिंदुस्तान को ताज बरतानिया का बाकायदा हिस्सा बना रहे थे, तुर्क उलमाए किराम ऐन उस वक्त लुगत से हुर्रियत, वतन, आइन और जमहूरियत जैसे अल्फाज निकलवाने के लिए सुल्तान पर दबाव डाल रहे थे और सुल्तान ने ये अल्फाज लुगत से खारिज भी कराए। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो तुर्की में हालात ये थे, सुल्तान नाअहल थे, ब्यूरोक्रेसी करप्ट थी, मुआशरा बेहिस था और उलमाए इकराम में तफरका था। यूरोप तुर्क सल्तनत को आपस में तकसीम कर रहा था, जबकि मौलवी हजरात एक दूसरे को काफर काफर कह रहे थे। मस्जिदों के अंदर लड़ाई होती थी और एक मकतबा फिक्र के तालिब इल्म दूसरे मकतबा फिक्र के तालिब इल्म से हाथ तक नहीं मिलाते थे। उलमा एक दूसरे की दाढ़ियां खींचते थे। एक पब्लिशिंग हाउस से मुंसलिक लोग दूसरे मकतबा फिक्र के आशात घर से शाया होने वाला कुरान मजीद तक नहीं पढ़ते थे। इस सिलसिले के दौरान अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल पाशा का ज़हूर हुआ। मुस्तफ़ा कमाल पाशा यूनान के इलाके सलेवीनिका में पैदा हुए। ये मदरसे के तालिब इल्म रहे थे, ये फौज में भी रहे, ब्यूरोक्रेसी को भी करीब से देखा था और आखिर में सुल्तान के महल और शबीना सरगर्मियों से भी आगाह हो गए। कमाल अतातुर्क के पास इस वक्त दो ऑप्शन थे। ये सिस्टम को यूं का तू चलने देते तो तुर्क खिलाफत खत्म हो जाती, यूरोप तुर्की को आपस में तकसीम कर लेता, उलमाए किराम इस्लामी मुल्कों में नकल मकानी कर जाते और ब्यूरोक्रेसी अपना मालो मता लेकर यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में निकल जाते। और दूसरा ऑप्शन ये था कि अतातुर्क तुर्की को बचा लेते। कमाल अतातुर्क जानते थे कि हमने अगर तुर्की को बचाना है तो फिर हमें खिलाफत, मजहब और सिस्टम तीनों की कुर्बानी देना होगा। वो ये भी समझ गए थे कि यूरोप की मुआशरती अप्रोच और तरक्की का विजन दुरुस्त है और हमने अगर पुरसकून मुआशरा बनाना है तो फिर हमें मुल्क में यूरोप जैसी इस्लाहात करना होगी। हमें मुआशरे को खोलना होगा, मुल्क में तालीम, साइंस, सनत और इंसाफ के जदीद तरीन निज़ाम नाफिज करना होंगे। अतातुर्क आगे बढ़े, फौज को मुनज़्ज़म किया, कौम को यूरोपी ताकतों के खिलाफ खड़ा कर दिया और इस तरह यूरोपी हमलावर पसपा हो गए। तुर्की बच भी गया और आज़ाद भी हो गया। अतातुर्क ने 23 अप्रैल 1920 को नए तुर्की की बुनियाद रखी, खिलाफत के खात्मे का ऐलान किया और सेकुलर जमहूरी तुर्की बनाया। तुर्क आइन से मजहब की शिक खारिज की, तुर्की जुबान का रस्मुल खत अरबी से अंग्रेजी किया, तुर्की को कौमी जबान बनाया, औरतों का पर्दा खत्म कर दिया, मदारस बंद कर दिए, मजहबी तालीम पर पाबंदी लगा दी, इस्लामी लिबास को गैर कानूनी करार दे दिया, हिजरी कैलेंडर खत्म कर दिया, मुल्क की तमाम मसाजिद हुकूमती कंट्रोल में ले ली, मजहबी कुतब की अशात बंद करा दी, उलमाए किराम के खुतबों और फतवों पर पाबंदी लगा दी और यूं वो तुर्की 1000 साल से इस्लाम का दारुल हुकूमत चला रहा था उसे सेकुलर बना दिया। अतातुर्क का ख्याल था कि तुर्की के लोग मजहबी हैं
یہ میری اصلاحات آسانی سے قبول نہیں کریں گے، لیکن یہ خدشہ غلط ثابت ہوا۔ عوام نااہل حکمرانوں، کرپٹ بیوروکریسی اور متشدد علماء کرام سے اس قدر تنگ تھے کہ انہوں نے نہ صرف اتا ترک کی اصلاحات کو خوش آمدید کہا بلکہ سکھ کا سانس بھی لیا۔ ترکی میں فوج 2005 تک با اختیار رہی، مذہب ریاست کی کنٹرول میں رہا۔ کنٹرول کے ان 85 برسوں نے ترکی کو اسلامی دنیا کا لیڈر بنا دیا۔ ترکی اگر یورپی یونین میں شامل ہو گیا تو یہ اس فہرست کا واحد اسلامی ملک ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب اتا ترک کے بے لچک فیصلوں کا کمال ہے۔ ہمارا ملک پاکستان بھی ایسے ہی بے لچک فیصلوں کا منتظر ہے اور شاید کسی اتا ترک کا انتظار کر رہا ہے۔